हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। ओके, सो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए और वो लेक्चर्स भी आप देख लीजिए ताकि आप आने वाले लेक्चर्स के साथ और इस लेक्चर के साथ रिलेट कर पाएँ। तो आइए हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। वो क्विक रिकैप ले लेने से हमें ये हेल्प मिलती है ताकि आप जो हैं इस लेक्चर में बताई जाने वाली चीज़ों के साथ प्रॉपर्ली रिलेट कर पाएँ। ओके, सो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में 2 टॉपिक्स कवर करे थे। ओके, जिसमें से एक था 2 टॉपिक कवर करे थे, जिसमें से एक था आपका वन सेकेंड एक था आपका द गैसियस स्टेट एंड दूसरा था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने जो है 2 फैक्टर्स आपको बताए थे, एक टेम्परेचर था एंड एक प्रेशर था। एंड उसमें से जो है हमने टेम्परेचर फैक्टर जो है उसके इफ़ेक्ट एक स्टेट चेंज को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम हमारे दूसरे फैक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो ये हमारी गैसियस स्टेट है इसके बारे में हमने कल क्या पढ़ा था। गैसियस स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके पास ना ही तो कोई फिक्स वॉल्यूम होती है और ना ही इसकी कोई फिक्स शेप होती है, यानी कि नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि ना ही तो इसकी कोई फिक्स शेप है ना ही कोई वॉल्यूम है। यानी कि अगर आपने इसको एक सिलेंडर में डाला है तो ये सिलेंडर की वॉल्यूम एंड शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड अगर आप उसको सिलेंडर से छोड़ करके किसी रूम के एक कोने में छोड़ देते हैं इसको, तो क्या करती है, ये पूरे रूम में फैल जाती है, यानी कि ये उस रूम के वॉल्यूम एंड शेप को ऑक्यूपाई कर लेती है। यानी कि ये जिस भी पॉट में, बीकर में, जार में, जिस भी जगह ये छोड़ी जाती है तो ये अपनी सराउंडिंग के हिसाब से खुद की वॉल्यूम एंड शेप को जो है ऑक्यूपाई कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। यानी कि इसके पास अपना ना ही कोई वॉल्यूम होती है ना ही कोई जो है इसकी शेप होती है, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस होते हैं वो आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। कंप्रेसिबल का क्या मतलब होता है कि हम इसकी जो है लार्ज वॉल्यूम को, यानी कि बहुत सारी गैस को एक छोटे से किसी भी एक छोटी सी जगह में, एक छोटे से सिलेंडर में, एक छोटे से पॉट में कवर कर सकते हैं, उसको उसमें डाल सकते हैं, अंदर फिक्स कर सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम इनटू अ वेरी स्मॉल प्लेस, यानी कि हम इसके एक लार्ज वॉल्यूम को एक बहुत ही छोटी सी जगह में कंसाइज करके रख सकते हैं। उसी को हम जो है कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है एज़ कम्पेयर्ड टू, ये भी ऐड करना इम्पॉर्टेंट है, एज़ कम्पेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ओके, अगर आपने सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की प्रॉपर्टी भी जाननी है एंड इनके बारे में भी आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बताया, तो प्लीज़ आप जाइए और वो लेक्चर्स देख लीजिए। ओके, तो अब देखिए हमने आगे जो है गैसेस के 2 टाइप्स पढ़े थे जो कि आपके सिलेबस में दी गई हैं। एक है आपकी LPG एंड एक है आपकी CNG। ओके, सो LPG की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रहे कि ये हमारी पेट्रोलियम गैस होती है, जबकि CNG जो होती है ये होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये पेट्रोलियम गैस है, यानी कि ये जो है पेट्रोल के साथ एक एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है, एंड ये जो होती है ये आपकी नेचुरल गैस होती है, इसके अपने अलग कुएँ होते हैं। ओके, सो LPG जो होती है ये हमारी यूज्ड इन होम एंड हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स में एंड जो घरों में हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली गैस को, वो हमारी LPG होती है। ओके, एंड CNG की जब बात करते हैं तो ये क्या होती है? यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। ये जो होती है व्हीकल्स में यूज़ होती है फॉर एज अ फ्यूल। ओके, सो ये था। अब गैसेस जो होती हैं जो हमें स्मेल, ये बहुत ही जल्दी जो है स्प्रेड कर सकती हैं, फैल सकती हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब भी आपके किचन में खाना वगैरह बनता है और आप बाहर हॉल में बैठे होते हैं तो भी आपको जो है किचन से हॉल तक स्मेल बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है और आप
उस स्मेल को फील करके बता सकते हैं कि खाने में क्या बन रहा है, राइट। तो ये वही चीज़ है कि गैस जो आपको स्मेल आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस आ रही है, ओके। सो गैसेस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो आपकी जो है स्प्रेड करती हैं, ओके। एंड स्टेट चेंज के बारे में बताया था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, जिससे उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है, और उस वजह से क्या होता है कि वो जो है लिक्विफाई हो जाते हैं एंड जो है उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, ओके। तो आइए, ये था हमारा कल का क्विक रिकैप। आइए आज का हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कल जो है मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने में। उसी फैक्टर को, टेम्परेचर जो है उसी फैक्टर के बारे में भी हम आज कुछ चीज़ें जानेंगे, और उससे रिलेटेड हमें आज कुछ टर्म्स के बारे में भी पढ़ना है, ओके। आइए, तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर फ्लो जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फ्लो, तो क्या क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहले स्टेट चेंज के बारे में ही, क्योंकि अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है। स्टेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, एंड और क्या पढ़ेंगे? टर्म्स रिलेटेड टू टेम्परेचर इन स्टेट चेंज। देन जो है हम अपना लास्ट का टॉपिक रखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। तो ये रहेगा हमारा आज का चैप्टर फ्लो, एंड हम कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर फ्लो को जो है कवर कर पाएँ आज ही के लेक्चर में, ओके। सो हम अपनी फर्स्ट हेडिंग डालते हैं स्टेट चेंज के बारे में। देखिए, आई नो कि हम ये चीज़ें जो हैं कल के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, एंड देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को फिर से करने का यही मोटिव है, क्योंकि ये जो टर्म्स आप पढ़ेंगे, इसमें टर्म्स जो ये आप पढ़ेंगे ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे जब आपको कल वाला जो है पूरा क्लियरली फिर से समझ जाए आप, राइट। कल की जो ये हेडिंग में जो हमने पढ़ा था वो आप अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए, स्टेट चेंज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, राइट। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, यहाँ पर मैंने एरो बना दिया है क्योंकि आपको डिटेल नोट्स जो हैं वो आपको पिछले चैप्टर में मिल रहे हैं, ओके। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, ओके। अब देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करी, जिससे क्या हुआ कि मोशन इंक्रीजेज, ओके। जिससे क्या होता है कि उसकी स्पीड बढ़ गई है। मोशन का यही तो मतलब हुआ ना कि स्पीड बढ़ गई है, जिससे क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेज, ओके, इंक्रीजेज। और फिर क्या होता है कि जो हमारा मैटर होता है, मैटर लिक्विफाइज, ओके। तो अब देखिए, हमने जो है कल इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। क्या था वो एग्जाम्पल? लाइक हमारे पास यहाँ पर वाटर है, वाटर जो है वो हमारा लिक्विड फेज़ में है। इसको जब हम हीट करते हैं, ये ट्राइंगल जो है हम इसको एज अ हीट रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो वाटर को जब हम हीट करते हैं तो ये आपकी स्टीम में चेंज हो जाती है। स्टीम क्या है? आपकी गैसियस फेज़ है। एंड वहीं जब हम वाटर को ठंडा करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है गिरा देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, तो ये आइस में चेंज हो जाती है। आइस जो कि क्या है? सॉलिड फॉर्म है, राइट। तो देखें तो यहाँ पर देखिए,
वाटर से जब हम आइस बना रहे हैं, वाटर से जब हम इसको आइस में ले जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि हम इसको फ्रीज़ कर रहे हैं, हम इसको फ्रीज़ कर रहे हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं इन कन्वर्जन्स के लिए। ओके, तो अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग कर रहे हैं, फ्रीजिंग। ओके, एंड अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो हम मेल्टिंग कर रहे हैं। बोलते हैं ना आप कि आइस निकाली थी फ्रिज से, वो मेल्ट हो गई रखे रखे, आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, तो ये वही चीज़ है कि सॉलिड जो है वो आपकी जब लिक्विड में जाती है तो वो मेल्ट करती है, एंड जब आपका लिक्विड सॉलिड में जाता है तो वो जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, फ्रीज़। ओके, इसी तरीके से जब लिक्विड जो है वो गैस में जाती है, लिक्विड जो है वो जब गैस में बनती है तो हम उसको दो टर्म से डिफाइन करते हैं, इवेपोरेशन एंड और बॉइलिंग। ओके, राइट। बट देखिए अगर हम गैस को बाद में लिक्विड में लाते हैं, गैस को हम लिक्विड में लाते हैं, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, कंडेंसेशन। ओके, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि इन स्टेट चेंज के लिए यूज़ करे जाते हैं। अब देखिए ये जो भी चीज़ें होती हैं लाइक फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, कंडेंसेशन है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर होती हैं। ओके, साइंस जो है, साइंस में आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। एंड आज के इस चैप्टर में हम ये चीज़ें जो हैं इनसे रिलेटेड एंड इनके जो टेम्परेचर्स होते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम फ्रीजिंग के बारे में देख लेते हैं। ओके, फ्रीजिंग जो होती है ये आपकी, लेट मी, मैं यहाँ पर इसका हेडिंग डालती हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कौन सा पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर, जिस टेम्परेचर पर आपका जो लिक्विड होता है वो सॉलिड स्टेट में आना स्टार्ट कर देता है। ओके, यानी कि वाटर जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आइस में जाना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जो है उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि फ्रीजिंग क्या होती है। ओके, सो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो व्हाट इज़ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग is a phenomena in which liquid state changes to solid state, यानी कि जो आपकी लिक्विड स्टेट है वो आपकी जो है सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है, इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये तो आपकी फ्रीजिंग की डेफिनेशन हो जाती है। ओके, अब हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं कि ये क्या होती है। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, दिस फिनोमिना, वन सेकेंड, दिस फिनोमिना occurs at certain temperature and pressure। ओके, यानी कि जब हम फ्रीजिंग कर रहे हैं तो फ्रीजिंग जो है वो डिपेंड करती है एक सर्टेन टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पर, यानी कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है इनसे इस पर्टिकुलर चीज़ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिफरेंट हुए या डिफ़र कर रहे हैं तो जो है हमारी फ्रीजिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा जो वाटर है वो फ्रीज़ नहीं होगा और आप बर्फ़ नहीं खा पाएंगे। ओके, सो देखिए थर्ड पॉइंट में हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं, जिसके लिए हम कलर चेंज करेंगे। सो द फ्रीजिंग पॉइंट is the temperature
is the temperature at 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure, the freezing point is the temperature at 1 atmospheric pressure at which liquid phase changes to solid phase. ओके, सो ये होती है आपकी फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये आपको याद रखना है कि 1 atm प्रेशर पर होता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम शॉर्ट में लिख देते हैं 1 atm। ओके, ये जो है हमारी यूनिट होती है 1 atm। अब देखिए 1 atm को जो है हम बाकी भी यूनिट्स में देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लाइक 1 atm जो होता है 1 × 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, या फिर हम इसको 360 mm/Hg भी लिख सकते हैं। ओके, mm/Hg भी लिख सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारा 1 atm प्रेशर होता है, इसको हम पास्कल में इतना लिखते हैं एंड इसको हम जो है mm/Hg में 760 के बराबर होता है। ओके, सो ये जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी कि क्या है कि जो आपकी लिक्विड स्टेट, आपकी जो है लिक्विड स्टेट, वो आपकी जब सॉलिड स्टेट में जा रही है तो उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर वो फ्रीज़ करेगी। ओके, राइट। सो देखिए अब हम वाटर के लिए लिखते हैं। वाटर के लिए कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, कितने पर वो जो है फ्रीज़ करने लग जाएगा। फॉर वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 यानी कि 273.15 डिग्री केल्विन। ओके, तो ये जो होता है ये टेम्परेचर हमारा होता है वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए एक नया फैक्ट क्या होता है कि वाटर जो होता है यूजुअली ये आप नहीं बोल सकते हैं कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाए। यूजुअली वाटर जो होता है वो आपका जब 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा नीचे जाता है तब वो जमना स्टार्ट करता है, तब वो जो है अपना आइस बनाता है। बट हम उसको बोलेंगे यही कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये जो है हमारी डेडलाइन हो जाती है उसकी फेज़ के लिए। ओके, सो ये था हमारा फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो हम अपना हेडिंग डालते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यही हमारी वो टर्म्स हैं जो कि हम जो हैं पढ़ने वाले थे टेम्परेचर इन स्टेट चेंज में, यही वो टर्म्स हैं। फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट आपका आ गया है। अब देखिए देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हम इसको डेफिनेशंस के थ्रू जो है समझाएंगे। सो आइए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, व्हाट इज़ मेल्टिंग। यूजुअली मैंने आपको अभी बताया था कि मेल्टिंग जो होता है वो जब हमारा सॉलिड लिक्विड फेज़ में जाता है। ओके, सो सॉलिड जो है जब लिक्विड फेज़ में जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि जो है ये हमारा जो मैटर है, ये हमारा जो सिस्टम है वो मेल्ट हो गया है। ओके, सो मेल्टिंग इज़ अ phenomena in which solid state changes to liquid state। यानी कि जो सॉलिड स्टेट है वो आपकी लिक्विड में चेंज हो जाती है। सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। वन सेकेंड, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट वाले में क्या था, मेल्टिंग था, राइट। इट इज़ डन बाय डिक्रीजिंग
द टेम्परेचर ओके। सो यानी कि भाई आपको 0 डिग्री सेल्सियस तक जाना है तो आपको टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ ही तो करेंगे, तब तो आपका वो फ्रीज़ होगा ना। हम जब उसको फ्रीज़र में डालते हैं तो आप कभी जब रखते हैं तो आपको हाथ एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, फील होता है ना। तो ये वही है, टेम्परेचर जो है हमें उसका लो करना पड़ता है। अब आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर। ओके, सो देखिए अब हम यहाँ पर अपने पुराने फैक्ट्स को यूज़ करेंगे समझने के लिए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हमें इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। हमने इसको क्या करा है, सॉलिड से लिक्विड में डाला है। ओके, एंड मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सॉलिड में पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत कम होती है, लिक्विड जो हैं उसमें मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। एंड मूवमेंट ज़्यादा होने का मतलब है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी तो ज़्यादा होगी ना, काइनेटिक एनर्जी भी तो जो है आपकी लिक्विड फेज़ में ज़्यादा होगी। तो यही यहाँ पर पॉइंट है, अगर काइनेटिक एनर्जी लिक्विड फेज़ में ज़्यादा है इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, राइट। टेम्परेचर जो है हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इट इज़ डन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। डोंट वरी, इस पर जो आपका प्रेशर का जो भी इफेक्ट पड़ता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से आराम से डिटेल में। ओके, सो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो है हमारा मेल्टिंग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके होता है। ओके, इसमें हम जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी of particles increases। ओके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है जिससे उनका मोशन इंक्रीज़ हो जाता है, उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से जो है वो हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। यानी कि सॉलिड को जो है यूजुअली थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है। ओके, यूजुअली हम ये बोल सकते हैं। सो अब हम जो है अपने मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। 1 सेकेंड, इसका भी जो है हम वो वाला पॉइंट यहीं पर लिख लेते हैं। इट इज़ डन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो साइंटिफिक फिनोमेनाज होते हैं हमारे, उसमें जो है हमारे लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आइए हम 5th पॉइंट में जो है हम अपने मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि हम क्या लिखेंगे, आपके एग्ज़ाम्स में आप क्या लिखेंगे। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर at 1 atm प्रेशर। आई होप कि अब आप जो है इस 1 atm को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऊपर मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में। 1 atm प्रेशर at which solid state changes to liquid state। ओके, यानी कि जब हमने अपना प्रेशर जो है वो हमने 1 atm रखा है, तो उस प्रेशर पर जो हमारा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जिस पर हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। ओके, एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट होगा, टेम्परेचर होगा जिस पर कोई सॉलिड जो है वो अपनी लिक्विड फेज़ में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ओके, राइट, ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अब जो है हमारा अपना यूजुअल जो एक एग्जांपल रहता है वाटर, आइस एंड स्टीम का, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा आइस होता है उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइस is 273.15 Kelvin
और 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये क्या लफड़ा है, वाटर को अगर फ्रीज़ करना है तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, एंड मेल्टिंग पॉइंट अगर आइस का देखें तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि वाटर जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर उस डेडलाइन तक पहुँच जाता है, बट जब वो 0 डिग्री से नीचे जाता है तभी वो फ्रीज़ होता है। ओके, तो यही पॉइंट है कि जब भी हम आइस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते करते जब हम 0 तक आते हैं, 0 टेम्परेचर से ऊपर जाने पर जो है हमारी आइस जो है वो मेल्ट करने लगती है, राइट। यानी कि यूजुअली जो आइस होती है उसका टेम्परेचर माइनस में जाता है। ओके, सो दिस वाज द फैक्ट। अब देखिए, मान लीजिए कि जो हमारा आइस है वो हमारी मेल्ट हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस से हम थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए हैं, आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, बट हम एक चीज़ ये नोटिस करते हैं कि हमारी जो आइस है, जो उससे जो वाटर बन रहा है, उस वाटर को जब हम टच कर रहे हैं तो, या हम जब उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। वो टेम्परेचर, आप जब उसका टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलता है, इतना ठंडा होता है। ओके, तो अब एक बात यहाँ पर ये सोचने वाली है कि अगर हम उसको बाद में हीट करते रहते हैं फिर भी जो है वो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, आइस से जो है उसका टेम्परेचर वाटर में जाने पर इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर वो एनर्जी जा कहाँ रही है जो हम उसे दे रहे हैं। ओके, सो इसका क्या रीज़न है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आइस जो है वो आपकी सॉलिड है एंड जो वाटर है वो आपका लिक्विड है। अब आइस जो है उसको 4-5 लोग, भाई मैंने बताया था ना कि पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही बंधे हुए होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था ना। तो जब आइस जो है आपकी वो लिक्विड में जा रही है तो वो जो हीट, हम उसको एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं आइस को बराबर मेल्ट होते टाइम, तो क्या हो रहा है कि वो उस हीट को अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज़ कर रही है। ओके, तो जब वो हीट जो है वो हमारी आइस यूज़ भी कर रही है बट उससे वो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा रही है। ओके, सो ये हीट जो होती है वो हम आइस जो है उसके अंदर हिडन रह जाती है। इस हीट को भी हम एक नाम देते हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम ये फैक्ट लिख लेते हैं अपना, दैट आफ्टर achieving melting point, if we keep on heating the beaker, temperature of water does not change. Once again, temperature of water does not change, यानी कि हम उसको जो है हीट करते जा रहे हैं बट फिर भी जो है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ओके, इसी का जो आधा पार्ट है वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिख देती हूँ। ओके, बिकॉज this heat is used by ice to overcome force of attraction. ओके, अब यहाँ पर जो है हमारे सामने एक नई टर्म खुलकर आती है, वो कौन सी है, आइए देखते हैं। लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट। अब देखिए यहाँ पर जो लेटेंट है वर्ड, इसका मीनिंग होता है हिडन। लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है हिडन। ओके, सो देखते हैं कि लेटेंट हीट जो होती है, अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि ये जो हीट होती है आपकी, ये आपकी यूज़ हो जाती है, आइस जो है वो यूज़ कर लेती है इसको अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो यही जो हीट जो कि आइस में कहीं छुप के रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है, तो इसी हीट को जो है हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके, यानी कि जब हम इसकी डेफिनीशन लिखते हैं तो डेफिनीशन में हम क्या लिखेंगे, लेट मी राइट इट।
it is the amount of heat, it is the amount of heat required to change 1 kilogram of solid into liquid state. ऑलराइट, इसका क्या मतलब है? अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये हीट कहाँ जाती है ये तो बताया था। अब लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट हमारी वही हीट होती है जो कि आइस या कोई भी सॉलिड यूज़ करता है, बट अब देखिए आइस जो है उसे यूज़ करके लिक्विड फेज़ में ही तो आ रही है, यानी कि वो जो है उसे अपनी फेज़ चेंज करने के लिए यूज़ कर रही है। तो हम लेटेंट हीट उस हीट को बोलेंगे जो कि 1 किलो, भाई हम कोई भी चीज़ कोई भी टर्म लेते हैं तो हम उसको एज अ यूनिट, एक यूनिट अमाउंट पर रिलाई करके तब हम उस पर लेते हैं ना। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुछ यूनिट चीज़ें ही तो यूज़ करते हैं, पर यूनिट वाली। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट है वो अमाउंट है हीट का जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज कर देता है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट जो होती है वो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपकी हिडन एनर्जी होती है, हिडन। ओके, अब देखिए ये सॉलिड से आपको लिक्विड में पहुंचा रही है। ओके, सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंड इसका क्या रहेगा? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड latent heat of fusion। अब हमने इसको latent heat of fusion इसलिए बोला है क्योंकि ये जो है सॉलिड से लिक्विड में जा रही है। ओके, एंड अगर हमारा अगर ये जो है लिक्विड को अगर ये गैस में ले जा रही होगी तो हम इसको बोलेंगे latent heat of vaporization। ओके, इसको मैं अलग लिख देती हूँ कि अगर जो है ये हमारी लिक्विड को अगर ये गैस में ले जाएगी तो हम इसको बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, वेपराइजेशन। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर लेटेंट हीट को एज अ टर्म यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक इसी फैक्ट को देखकर एक फैक्ट ये आता है कि देखिए अब 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बात करें तो टेम्परेचर है, एक तरफ आइस है। ओके भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने मान लीजिए आइस को लिया, वो आपकी 0 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसको हीट किया। दूसरी तरफ आपके पास वाटर है जो आपका खुद जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अगर देखा जाए तो वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है एंड आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो जो एनर्जी है वो आपकी वाटर मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा है, वाटर के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव more energy than ice particles at the same temperature। ये चीज़ याद रहे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है हम उस सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हैं। ओके, सो अब यहाँ पर जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के जो भी चीज़ें थी वो सारी जो है क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने एक और नई टर्म के बारे में जाना, लेटेंट हीट के बारे में। अब जो है हम अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बॉइलिंग के बारे में, ये भी जो है हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। ओके, सबसे पहले हम बॉइलिंग के बारे में जानते हैं। बॉइलिंग इज़ अ फिनोमिना in which liquid state changes to gaseous state,
यानी कि क्या होता है कि देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी आप पानी को गर्म करते हैं, किसी बर्तन में रख के आप उसको गर्म करते हैं, तो थोड़ी ही देर बाद जो है पानी आपका बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि जब वो बॉयल कर रहा होता है तभी जो है हमारे वाटर के ऊपर हम जब देखते हैं पानी उबल रहा है, ऊपर से जो है भाप ऐसी बन रही है, राइट। तो जो वो भाप होती है वो हमारी गैसियस फेज़ में होती है, एंड जो पानी होता है वो लिक्विड फेज़ में होता है। यानी कि जो पानी है वो आपका भाप में बदल रहा है, यानी कि वो जो है आपका लिक्विड से गैसियस फेज़ में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जो है हमारा लिक्विड स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। या सो ये देखिए, जो बॉइलिंग होती है ये आपका एक बल्क फिनोमिना होता है। कैसे? इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना, इसको हमने बल्क फिनोमिना क्यों कहा? बल्क फिनोमिना हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट में जो है पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, बहुत ही हैवी अमाउंट में जो है पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं। जो आपकी गैसियस फेज़ में जा रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जाते हैं। ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल इट अ बल्क फिनोमिना। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब आप किसी भी पॉट को ऐसे पॉट में वाटर डाल के जब आप उसको गैस पे चढ़ा देते हैं तो उबल रहा है, तो पूरा वाटर उबल रहा है ना एक साथ, एंड आप देखते हैं ना कितनी हलचल हो जाती है पानी में, पूरा पानी मतलब हिल रहा होता है, बॉयल कर रहा होता है, उसमें से बुलबुले फूट रहे होते हैं। तो इसीलिए जो है हम इसको बल्क फिनोमिना बोलते हैं। ओके, अब फिर से हम आ जाते हैं 3rd नंबर पर, जिसमें हम अपनी डेफिनेशन ऑफ कोर्स लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर अब हम यहाँ पर फिर से जो है हम यहाँ पर 1 atm प्रेशर को फिर से मेंशन करेंगे क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट 1 atm प्रेशर at which liquid state changes to gaseous state। ओके, सो ये जो है हमारी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनीशन है कि वो टेम्परेचर 1 atm प्रेशर पर, वो टेम्परेचर का वो पॉइंट जहाँ पर हमारा जो वाटर है वो हमारा स्टीम में जाने लगता है, यानी कि पानी जो है उबलने लगता है, या कोई भी लिक्विड जो है वो अपने गैसियस फेज में जाने लगता है। ओके, उसको जो है हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब जो है हम अपने पुराने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? वाटर का। ओके, सो फॉर वाटर द बॉइलिंग पॉइंट इज़ at 373.15 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वाटर जो है वो उबलने के लिए, उसके उबलने के लिए एक परफेक्ट टाइम होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 373.15 डिग्री केल्विन 1 atm प्रेशर पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये 1 atm प्रेशर पर होता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि जब हम देखिए पहाड़ों पर जाइए आप, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। प्रेशर जो है वो ऊंचाई पर जाने पर डिक्रीज़ कर जाता है, जिससे क्या होता है कि उस प्रेशर को हमें पाने में आसानी होती है। तो वहाँ पर जो है हमारा पानी थोड़े कम ही 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर पर जो है वो बॉयल करने लगता है। सो प्रेशर इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्टर हेयर। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स is greater than kinetic energy of liquid particles। ओके, यहाँ पर जो है हमने इसको जो है गैसियस में चेंज किया। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है
कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है एंड जो उनकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमने जो है ये फिनोमिना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर किया है। ओके, इट इज़ डन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके या तो ये टर्म्स जो थे ये आपके सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिए थे, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। अब यहाँ पर 2 टर्म्स और ऐसे आते हैं जो कि मैं आपको उनमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकेंड, मैं इनमें जो है आपको थोड़े एग्जांपल्स दे देती हूँ। ओके, सो मेल्टिंग की जब हम बात करें तो मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड जाने की बात करी थी हमने, तो इसमें एग्जांपल में वही हमारा वाटर जिंदाबाद है हमेशा के लिए। तो क्या है कि हम यहाँ पर आइस ले लेते हैं, आइस जो है वो आपकी वाटर में जा रही है। ओके, सॉलिड जो है वो लिक्विड में जा रहा है। यहाँ पर जब हम मेल्टिंग की बात कर रहे थे, ओके, फिर क्या है, हम आए हैं बॉइलिंग पे या मेल्टिंग, उसके ऊपर हमारा फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हमने बात करी थी, फ्रीजिंग पॉइंट में कि हमारा जो लिक्विड है वो आपका जा रहा है किसमें, सॉलिड में। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारा जो वाटर है वो हमारा आइस बन रहा है तो वो फ्रीज़ हो रहा है। ये आपका एग्जांपल हो गया। ओके, अब हम आते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इसके लिए हम एग्जांपल क्या लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट में कि हमारा जो वाटर है वो आपका स्टीम में जा रहा है, स्टीम बना रहा है, भाप बना रहा है। तो जो है हमारा वो वाटर जो है वो बॉयल कर रहा है, अपनी फेस चेंज कर रहा है। अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो कि है क्या है, सब्लिमेशन। ये फिनोमेना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 1 सेकेंड, सब्लिमेशन। देखिए, आपने ये तो पढ़ा कि जब हम जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या पढ़ा था कि हम जो हैं आइस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो वाटर में जा रहा है, फिर जब हम वाटर को गर्म कर रहे हैं तो वो आपका स्टीम में जा रहा है, राइट। यानी कि क्या है कि आपका सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड में जा रहा है, देन आपका जो है वो गैस में जा रहा है। ओके भाई, आप जब बर्फ़ को आपको भाप बनाना है तो आप पहले बर्फ़ को गर्म करोगे तो वो आपका पानी बनेगा, पानी को भी जब बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो वो आपका भाप बनेगा ना। बट यहाँ पर एक चीज़ सोचिए कि अगर हमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना हो तो है फिनोमेना इंटरेस्टिंग। यानी कि सॉलिड से हम जब डायरेक्टली गैस में जा रहे हैं तो उसी फिनोमेना को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, सो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ फिनोमेना in which the solid state directly changes to gaseous state without turning to without टर्निंग इनटू लिक्विड। यानी कि वो बोल रही है कि मुझे लिक्विड में नहीं जाना है, मैं सीधा गैशियस स्टेट में ही जाऊंगी। सो जब वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट आपका गैशियस स्टेट में जा रही है तो हम उसको क्या है, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब इसके लिए अब हर चीज़ तो आपकी डायरेक्ट नहीं जाती है, इसके लिए जो है हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आपका कैम्फर क्या होता है, कपूर को आपने देखा होगा कि कपूर आपने ऐसे रखा, सॉलिड स्टेट में होता है, उसको जैसे ही आप जलाते हैं माचिस से, जैसे ही आपने जलाया तो वो आपका एज अ सॉलिड ही एकदम गायब हो जाता है, जल जाता है, वो आपका धुआं बन के उड़ जाता है। अब धुआं क्या होगा, वो भी तो एक गैशियस ही है ना, गैशियस ही फेज़ में हम उसको देखते हैं, राइट। सो जो कैम्फर होता है वो आपका डायरेक्ट जो है सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड से गैस में चला जाता है। ओके, एंड हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा क्या है, डेपोजिशन। एक टर्म है आपकी डेपोजिशन।
डिपोजिशन। सो डिपोजिशन क्या है कि देखिए, हमने अभी उसमें क्या करा था, हमने सॉलिड को डायरेक्ट हमने गैस में भेजा था, ओके। बट अगर हम इसका ही उल्टा कर दें, गैस को सॉलिड में भेज रहे हैं डायरेक्ट, तो उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। यानी कि इसका एक फिनोमिना हो जाता है, इट इज़ द रिवर्स फिनोमिना। इट इज़ द रिवर्स फिनोमिना ऑफ सबलिमेशन। ओके। एंड इसकी जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, डिपोजिशन is a phenomena in which gaseous state changes gaseous state directly changes to solid state। तो ये हमारा डिपोजिशन होता है। यानी कि अगर हम सब्लिमेशन में जो है हम सॉलिड को गैस में चेंज कर रहे थे, तो अगर हम डिपोजिशन में गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करते हैं, ओके, तो यानी कि सब्लिमेशन का जो है ठीक उल्टा करते हैं हम डिपोजिशन में। तो ये जो है कुछ टर्म्स थे रिलेटेड हमारे जो फैक्टर है टेम्परेचर से। एंड कल के जो लेक्चर, नेक्स्ट जो लेक्चर हम डालेंगे, उसमें जो है हम बात करेंगे प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट रहता है आपके स्टेट चेंज पर। एंड हमारी जो लास्ट टर्म रहेगी इवेपोरेशन के बारे में, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट है एंड इवेपोरेशन, ओके। सो आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको कोई नई चीज़ समझ में आई है, आपको कुछ नई डिटेल्स मिले हैं, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें बाकी बच्चों तक। एंड या डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। थैंक यू।